बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, सब खेत से घर कैसे आएंगे। पूजा सबका इंतजार कर ही रही होती है कि तभी शांति, विनोद और पवन भीगते हुए घर आते हैं। अरे अरे, बाहर बारिश के साथ कितनी तेज हवा चल रही है। मुझे तो ठंड लग रही है। बहू, हम कपड़े बदल कर आते हैं, तू जब तक खाना लगा दे। माँ जी, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, आप लोग थोड़ा रुक कर आ जाते। पूजा, हम जब खेत से निकल गए तब बारिश हुई और वहां रुकने की कोई जगह नहीं थी। इसलिए बारिश में भीग कर आना पड़ा। कुछ ही देर में सब कपड़े बदल कर आते हैं और पूजा सबके लिए खाना लगाती है। पूरा परिवार जमीन पर बैठकर खाना खा रहा होता है और खाना खाने के बाद जहां सब बैठे थे वहीं विनोद कुछ देर चटाई पर ही जमीन पर लेट जाता है। पापा, बाहर बारिश बंद हो चुकी है और आप हैं जो खेत जाने के बदले आराम कर रहे हैं। हाँ, मैं थक गया हूँ। सुबह जल्दी उठो, हल्का नाश्ता करो, पूरे दिन खेत में काम करो, फिर इतनी दूर चलकर घर आओ, खाना खाओ। अरे भाई, शरीर भी आराम मांगता है। आप सब खेत में काम करके इतनी दूर खाना खाने घर आते हैं, सच में बहुत थक जाते होंगे, इसीलिए कल से मैं खाना लेकर खेत पर आ जाया करूंगी। पर बहू, अभी तेरी नई नई शादी हुई है और तू इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रही है, इतना दूर कैसे आएगी तू। तो क्या हुआ माँ जी, जब आप इस घर में बहू बनकर आई थी तब आपने भी तो सारी जिम्मेदारी उठाई थी। पूजा की ऐसी बातें सुनकर शांति को बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पूजा सबके लिए दोपहर का खाना ले जाती है। ऐसे ही एक दिन काजल सिलाई कर रही थी। काजल, मैं खाना लेकर खेत पर जा रही हूँ, तुम बाहर से कपड़े उतार लेना। आसमान में काले बादल छाए हैं, कहीं बारिश ना हो जाए। ठीक है भाभी, पर जल्दी आना। इतना बोलकर पूजा एक पोटली में सबके लिए खाना पैक करती है और खेत जाने के लिए निकल जाती है। वो अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि तेज आंधी तूफान चलने लगती है। इस तूफान को भी अभी चलना था। खैर, बस मैं खेत पहुंचने ही वाली हूँ। आंधी तूफान का सामना कर पूजा खेत पहुंचती है और सीधा जाकर अपने सास, ससुर और पति के पास घास के छप्पर के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। बहू, इतनी तेज आंधी तूफान में भी तुझे खाना लाने की क्या जरूरत थी। माँ जी, इस आंधी तूफान के चक्कर में मैं आप सबको भूखा नहीं छोड़ सकती थी। कोई बात नहीं बहू, अब तुम आ ही गई हो तो तूफान रुकने का इंतजार करते हैं, उसके बाद खेत में चादर बिछाकर आराम से खाएंगे। कुछ ही देर में तेज आंधी तूफान चलनी बंद हो जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार खेत में चादर बिछाकर खाना खाता है। पूजा, जब से तुम खेत में ये खाना लेकर आने लगी हो, हमें बहुत आराम मिलने लगा है। मुझे खुशी है, मेरी वजह से आप लोगों को थोड़ा तो आराम मिला। अपने परिवार वालों को खुश देख पूजा को काफी अच्छा लगता है और वो बिना किसी शिकायत के इस तरह हर दिन दोपहर में अपने परिवार वाले का खाना खेत लेकर जाती है। ऐसे ही एक दिन, बहू, खाना तो तू बहुत अच्छा बनाती है, कभी अपने हाथ के पराठे भी खिला दे। कल ही तेरे ससुर जी कह रहे थे कि उनका आलू का पराठा और धनिया की चटनी खाने का मन है। पापा जी, अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं आज पराठे बना कर ले आती। कोई बात नहीं बेटा, फिर कभी ले आना। पूरा परिवार जब खाना खा रहा होता है तभी अचानक से मौसम बिगड़ने लगता है और तेज हवा के साथ बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। इस बारिश को भी अभी आना था। वैसे हमारा खाना तो हो गया है। पूजा, तुम एक काम करो, कुछ देर यहीं रुक जाओ, क्या पता तुम्हारे जाते ही बारिश तेज हो जाए। घर वालों के कहने पर पूजा अपने परिवार वालों के साथ बर्तन लेकर छप्पर के नीचे खड़ी हो जाती है। काफी देर तक बारिश होने के बाद रुक जाती है, पर खेत में पानी भर जाता है। कितनी देर तक बारिश हुई है, पूरे खेत में पानी भर गया है। घर पर बहुत सारा काम है, अब मैं घर कैसे जाऊं। बहू, बारिश का पानी ज्यादा देर नहीं रुकता, जैसे ही बारिश का पानी कम हो तो हम सबके ही साथ घर चलना। वैसे भी घर जाने का समय हो रहा है। बारिश की वजह से आज पूजा खेत में ही अपने परिवार के साथ रुक जाती है। कुछ देर में पूरा परिवार खेती करने का सारा सामान लेकर घर के लिए निकलता है। कुछ ही देर में जब पूरा परिवार घर पहुंचता है तो पूजा देखती है कि काजल ने घर का कोई काम नहीं किया और जो बाहर कपड़े रखे थे वो भी गीले हो गए हैं। काजल, मेरे पीठ पीछे तो तुमने कुछ भी नहीं किया। मैंने तुम्हें कपड़े उतारने को कहा था। भाभी, मैं सिलाई कर रही थी, कब बारिश तेज हो गई मैंने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं बहू, हम सब आ गए हैं, अब सब मिल बांट कर काम कर लेते हैं। इतना बोल सब कपड़े बदलते हैं और फिर शांति पूजा की कामों में मदद करवाती है। समय गुजरता है और अब पूजा रोज रोज खेत पर खाना ले जाकर थकने लगती है। ऐसे ही एक दिन पूजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती, इसलिए वो जल्दी से खाना बनाकर काजल से कहती है,
काजल, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम कॉलेज भी नहीं जा रही और अभी तुम्हारे पास सिलाई का काम भी नहीं है। आज खाना लेकर तुम खेत चली जाओ। भाभी, अच्छा खासा माँ पापा भैया घर आकर खाना खाते थे। आपने ये सरदर्दी खुद पाली है और अब मुझे अपना काम दे रही हो। मैं नहीं जाने वाली कहीं। मेरी नंद कितनी कामचोर है। सब खाने का इंतजार कर रहे होंगे। अब लगता है मुझे ही जाना होगा। क्योंकि आज पूजा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो दवाई खाकर खाना लेकर खेत जाती है और रास्ते में तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से खाना लेकर पूजा एक दुकान के बाहर खड़ी हो जाती है। ऐसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं लेट भी हो गई हूँ, ऊपर से ये बारिश। पूजा बारिश रुकने का इंतजार करती है और बारिश के रुकते ही एक बार फिर कीचड़ में पैर रखते हुए खाना लेकर खेत जाती है। क्योंकि आज खाना खाने में लेट हो गया था, इसलिए पवन थोड़ा नाराज हो जाता है। पूजा, तुम जानती हो ना, सुबह हम कितना हल्का नाश्ता करते हैं। दिन के 2 बज चुके हैं और तुम अब जाकर खाना लेकर आई हो। पवन, तो बहू से कैसे बात कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा बारिश हो रही थी, पर फिर भी बेचारी बहू हम लोगों के लिए खाना लेकर आई। बहू, इसकी बात का बुरा मत मानना। इसे समय पर खाना नहीं मिलता तो ये ऐसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है। शांति और विनोद पवन को डांटते हैं, पर पवन की बातें पूजा के दिल पर लग जाती हैं और वो घर वालों को खाना खिलाकर घर आती है और घर आते ही फिर से घर के सारे काम करती है। समय गुजरता है और एक दिन। भाभी, खाना लेकर खेत थोड़ी देर बाद चले जाना। पहले इन 2 ब्लाउज में बटन लगा दो, अर्जेंट है। बस आंटी आती होंगी अपना ब्लाउज लेने। पूजा काजल को मना नहीं कर पाती और पहले बैठकर ब्लाउज में बटन लगाती है और कुछ ही देर में खाना लेकर खेत पहुंचती है, जहां वो देखती है कि पहले से ही पूरा परिवार खाने का बैठकर इंतजार कर रहा है। माफ कीजिएगा, आज थोड़ी सी लेट हो गई। खाना लाने में काजल ने कुछ काम दे दिया था। कोई बात नहीं बहू, पर ये क्या, तुम हमेशा टाइम पर तो खाना लाती हो पर पानी लेकर नहीं आती। हम जो सुबह पानी लेकर आते हैं वो गर्म हो जाता है और कई बार तो खत्म हो जाता है। पापा जी, मुझे समझ है, पर मेरे सर पर भी बहुत सारे काम रहते हैं। घर संभालना, खेत आना, खाना बनाना। काजल एक काम नहीं करती। और रही पानी की बात, तो आप बर्फ वाला पानी लेकर आया करो। पूजा, आजकल तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? पवन की डांट खाकर पूजा चुप हो जाती है और सभी को खाना खिलाकर गुस्से में घर आती है और हाथ पैर पटक कर काम करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। घर का काम करो, खाना लेकर खेत जाओ, पानी लेकर जाओ, फिर वहाँ से आओ, फिर काम करो। एक तो ये आंधी तूफान और बारिश का मौसम, जब घर से निकलो तभी शुरू हो जाती है। चिड़चिड़ी पूजा खाना लेकर खेत जाती है और जैसे ही खेत पहुंचती है तेज बारिश होने लगती है, जिसके बाद पूरा परिवार अपने छप्पर के नीचे खड़ा हो जाता है। काफी देर तक आंधी तूफान और भारी बारिश होती है तो पूजा नाराज अपने घर वालों से कहती है, माँ जी, पापा जी, आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही तो क्या जरूरी है कि खेत में ही चादर बिछाकर खाना खाना? छप्पर के नीचे भी तो बारी बारी आप सब खाना खा सकते हो। पूजा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम जानती हो ना, हम सब साथ में खाना खाते हैं और खेत में खाना लाने का शौक तुम्हें ही था, हमने नहीं कहा था। ये तुम्हारी मर्जी से हुआ है। हम तो अच्छा खासा घर आकर खाना खा रहे थे। हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है। नाराज पूजा बारिश में ही भीगते घर आती है। बारिश रुकने के बाद पवन, शांति और विनोद भी घर आते हैं और देखते हैं काजल अपनी भाभी पर नाराज हो रही है। भाभी, खाना बनाने में मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी। खेत खाना ले जाने की बात आपने करी थी और अब थकान हो रही है तो मुझसे उम्मीद मत रखो कि मैं कोई मदद करूंगी। काजल, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? बहू, बारिश का मौसम आ चुका है, अब और ज्यादा परेशान हो जाओगी, इसलिए रहने दो। हम खुद आ जाया करेंगे खाना खाने घर पर। बहू, मैं समझ सकती हूँ, खेत घर की जिम्मेदारी सबको संभालने में कितनी परेशानी होती है। इसीलिए अब से हम लोग खुद ही खेत से घर आ जाया करेंगे। और रही खेत में खाना लाने की, तो कभी मन किया तो तुम और कभी काजल खाना लाना, और अगर काजल खेत खाना लेकर नहीं आएगी तो घर के सारे काम वो करेगी। मैंने जो बदतमीजी की थी उसके लिए माफ कर दीजिए। बाजी, पापा जी, आप बहुत अच्छे हैं जो आप लोगों ने मेरी परेशानी समझी। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह, चलो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर बढ़िया बढ़िया पकवान बना लो। हे भगवान, इतनी गर्मी में इनको पकवान खाना है? ना बाबा ना, मुझसे नहीं बन पाएगा। माँ जी, मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। एक काम करो ना देवरानी जी, आप पकवान बना लो ना। ये क्या, जेठानी जी तो बड़ी चालाक निकली, पहले दिन ही सारा काम मेरे ऊपर थोप दिया। अच्छा ठीक है, आप आराम कर लीजिए, मैं पकवान बना लेती हूँ। ये अचानक बहू की तबीयत को क्या हो गया? रात तक तो ठीक थी।
अब अवंतिका अपने कमरे की एसी में बैठकर ठंडी ठंडी हवा खा रही होती है। वहीं दीपाली गर्मी में गैस के पास खड़ी होकर पकवान बना रही होती है। इतनी गर्मी में पकवान बनाकर तो मेरी हालत खराब हो गई। चलो अब सबको खिला देती हूँ। अब दीपाली डाइनिंग टेबल पर प्लेट में खाना लगा रही होती है। तभी कमरे के पास बने रेलिंग से झांकती हुई अवंतिका कहती है, देवरानी जी, मेरा खाना ना आप ऊपर ही ले आइए, मैं नीचे नहीं आ पाऊंगी। हाँ, गरम गरम खाना बना कर रख दिया है, वो कम था जो अब इनको खाना अपने कमरे में चाहिए। हाँ जेठानी जी, मैं अभी पहुंचा दूंगी। ये मेरी बड़ी बहू का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जब से आई है तब से अपनी देवरानी के ऊपर ऑर्डर करती जा रही है बस। इसी तरह शाम को पूरे दिन गर्मी में काम करके मेरी हालत पंचर हो गई है। जाती हूँ अब अपने कमरे की एसी में बैठने। अब जहाँ दीपाली कमरे में जा रही होती है, वहीं सोफे पर बैठी अवंतिका अपना फोन चला रही थी। तभी वहां बबीता आकर कहती है, बड़ी बहू जा शाम की चाय और नाश्ते में चूड़ा मूंगफली भून ले, शाम को मुझे हल्की हल्की भूख लग जाती है। चलो बढ़िया है, माँ जी ने जेठानी का नाम लिया, मैं तो बच गई। अरे मेरी बूढ़ी सास का दिमाग खराब है क्या? अब इतनी गर्मी में इसको चाय पीनी है, ऊपर से भुना हुआ चूड़ा और मूंगफली भी खाना है। अच्छा माँ जी, मैं बना देती हूँ। अवंतिका जैसे ही उठती है तभी दरवाजे की बेल बजती है। अवंतिका जाकर दरवाजा खोलती है, जहाँ अवंतिका के मायके से उसकी माँ, दोनों बहन और भाई आकर खड़े होते हैं। अरे आप लोग अचानक? बड़ी बहू के पास आई थी तो सोचा तुझसे भी मिलती जाऊं। हाँ हाँ समधन जी, बिल्कुल सही सोचा आपने। देवरानी जी, अब मैं तो शाम का चाय नाश्ता बना नहीं पाऊंगी। मैं अपने मायके वालों के साथ अपने कमरे में जा रही हूँ। जब तक आप चाय नाश्ता और उसके साथ कुछ और स्नैक्स भी बना दीजिएगा ना। भैंस की आंख, मैं तो फिर फंस गई गर्मी में। ठीक है जेठानी जी, आप जाइए, मैं बना देती हूँ। बेचारी मेरी छोटी बहू, अब फिर उसे गर्मी में इतना काम करना पड़ेगा। अब अवंतिका अपने पूरे मायके वालों के साथ एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रही होती। कुछ देर बाद दीपाली चाय और अन्य स्नैक्स बनाकर जेठानी के मायके वालों को देती है। अरे वाह दीदी, आपका कमरा तो कितना ठंडा हो रहा है एसी से। हाँ, वो सब छोड़ किशोर, देख बड़ी दीदी के ससुराल वालों ने कितने टेस्टी टेस्टी स्नैक्स बनाए हैं। चल एसी की ठंडी ठंडी हवा में इनको खाते हैं। अगले दिन सुबह, देवरानी जी, जब तक गैस पर खाना चढ़ा रखा है आपने, तब तक मेरे मायके वालों के लिए कुछ ठंडे फ्रूट्स और जूस ले आइए मेरे कमरे में। इतना कहकर अवंतिका फिर से मायके वालों के साथ एसी में बैठ जाती है। ला छोटी बहू, मैं तेरी काम में थोड़ी मदद कर देती हूँ। नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। बबीता के जाने के बाद दीपाली, माँ जी से तो कह दिया मैं कर लूंगी, पर घर में तो फ्रूट्स और जूस हैं ही नहीं। अब मुझे गर्मी में बाहर जाना होगा। अब दीपाली भरी गर्मी में मार्केट से ठंडे तासीर के फल और जूस खरीद कर लाती है और अपने जेठानी के मायके वालों को खिलाती पिलाती है। इसी तरह 15-20 दिन गुजर जाते हैं। बहुत दिन हो गए, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। इतने दिन बेटी के ससुराल रहना ठीक बात नहीं है। हाँ माँ चलिए। अगले दिन सुबह, ठीक है बेटी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है माँ, अपना ध्यान रखिएगा। चलो बढ़िया, ये लोग जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। माँ कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। इससे अच्छा तो हमारी दीदी का एसी वाला ससुराल है, वहाँ गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होता। गर्मी तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। रुक, मैं फोन करती हूँ अवंतिका को। अरे माँ, आप गर्मी में परेशान मत होइए, आप यहाँ आ जाइए। मेरे यहाँ तो अच्छी खासी एसी लगी हुई है। ठीक है बेटी, मैं कल आती हूँ। अब अगले दिन सावित्री पूरे परिवार को लेकर बेटी के ससुराल पहुँचती है। अरे समधन जी, आप अचानक? वो समधन जी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर यहीं डॉक्टर के पास आई थी तो सोचा अपनी बेटी से भी मिलती जाऊं। लो जी, 2 दिन आराम नहीं किया कि फिर से मेरी रील बनाने जेठानी जी के मायके वाले आ गए। अब जहां दीपाली भरी गर्मी में अपनी जेठानी के मायके वालों की सेवा पानी कर रही थी, वहीं उसकी जेठानी अपने मायके वालों के साथ सारा दिन एसी में बैठी रहती थी। दीदी दीदी, आज अपनी देवरानी को बोलो ना हमारे लिए खाने में चिकन बिरयानी, सीख कबाब, पुदीने की चटनी और बूंदी का रायता बना ले। अब अपनी जेठानी के कहने पर रात के खाने में दीपाली चिकन बिरयानी, सीख कबाब, पुदीना चटनी, रायता बनाकर जेठानी के मायके वालों को खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन सावित्री के पास एक अर्जेंट फोन कॉल आता है। बेटी, मुझे कल सुबह यहाँ से निकलना होगा, पड़ोस के घर में कुछ बात हो गई है। चलो बला टली। अगले दिन सुबह जेठानी के मायके वाले अपने घर लौट जाते हैं और ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। बेटी के घर में एसी की हवा खा खा के तो मुझे एसी की आदत लग गई है। मेरा तो अब यहाँ गर्मी में दम घुट रहा है। अब 3 से 4 दिन बाद सावित्री फिर से एक झूठा बहाना करके अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाती है।
अरे ये लोग फिर अपनी पूरी पलटन के साथ उठकर यहाँ पर आ गए। इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या जो मेरे घर में आकर मेरी एसी का बिल बढ़ाने आ जाते। बड़ी बहू तेरे मायके वाले हैं, संभाल इनको। अच्छा हुआ मेरे मायके वाले आ गए, इनके आने से मुझे घर के काम से छुटकारा मिल जाता है। चलो माँ, दीपा, सिया, किशोर, चलो मेरे कमरे की एसी में बैठ जाओ, बाहर गर्मी से आए हो ना। कुछ देर बाद अवंतिका रसोई में आती है जहाँ उसकी देवरानी गर्मी में पसीने से भीगती हुई गैस के पास खड़ी होकर सबके लिए खाना बना रही होती है। जेठानी जी, आप मिल गई आपको फुर्सत रसोई में आने की? अरे जेठानी जी, कभी रसोई में आकर मेरी मदद भी करवा दिया करिए। मैं अकेले ससुराल और आपके मायके वालों के लिए गर्मी में खाना बना बना कर परेशान होती रहती हूँ और आप आराम से एसी की ठंडी ठंडी हवा खाती हैं। क्या मुझे गर्मी नहीं लगती? ऐसे क्यों बोल रही हो देवरानी जी? अब मेरे मायके वाले आए हैं तो तुम खाना बना रही हो, अगर तुम्हारे मायके वाले आएंगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करवा दूंगी। दूर खड़ी बबीता ये सारी बातें सुनते हुए, बड़ी बहू का आपको ज्यादा ही हो रहा है, सच कहूँ तो पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब मुझे खुद अपनी छोटी बहू का साथ देना होगा। तभी अगले दिन सुबह दरवाजे की डोरबेल बजती। दीपाली दरवाजा खोलती जहाँ उसके मायके से उसके माता पिता बहन भाई आकर खड़े होते। माँ, पिताजी, बहन, भैया, आप भी आए हैं, आइए ना, अंदर आइए। बड़ी बहू जा फटाफट छोटी बहू के मायके वालों के लिए कुछ खाने का बना ले। छोटी बहू जा तू अपने परिवार वालों के साथ अपने कमरे में बैठ और सुन, एसी ऑन कर लियो। हैं? देवरानी जी के मायके वाले भी आ गए। अब अवंतिका फटाफट खाना बनाकर देवरानी के कमरे में पहुंचाती, तभी उसके मायके वाले, अरे बेटी मेरा खाना तो पहुंचा दे। दीदी मेरे लिए भी लाना, मुझे भी भूख लग रही है। अभी लाई। गर्मी में परेशान होती है अवंतिका। अरे बाप रे, कितनी गर्मी लग रही है रसोई में। देवरानी जी कैसे इतने सारे लोगों का खाना अकेले बना रही थी। दूसरी तरफ दीपाली अपने कमरे में एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए अपने मायके वालों के साथ। और बताओ माँ, आप कैसी हो? दीदी, मैं, भैया, मम्मी, पापा सब ठीक है। हाँ बेटी, तू हमारी चिंता मत कर। कुछ देर बाद अवंतिका अपने और देवरानी के मायके वालों का रात का खाना परोसती है। बड़ी बहू जा अपने और देवरानी के मायके वाले के लिए मीठे में मूंग दाल का हलवा बना ले, बड़ा मन कर रहा है खाने का। अभी लाई। ये भगवान, 2 दिन में मेरी हालत खराब हो गई इतनी गर्मी में सबकी फरमाइश पूरी करते करते। अगर यही हाल रहा तो मैं जल्द ही इस घर की नौकरानी बन जाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। तभी अगले दिन अवंतिका एक एसी रिपेयर वाले को पट्टी पढ़ाकर घर बुलाती है। क्या हुआ भैया, ठीक नहीं हो पाएगा क्या एसी? जी, एसी में वायर शॉर्ट हुआ है, अब ये ठीक नहीं हो पाएगा। अब एसी खराब होने से अगले दिन जेठानी के मायके वाले गर्मी से परेशान होकर, ठीक है बेटी, अब हम लोग चलते हैं, घर भी तो देखना है ना। हाँ माँ, सही कहा। इसी तरह अगले दिन देवरानी के मायके वाले भी अपनी बेटी से मिलकर चले जाते। तभी सोफे पर बैठकर चैन की सांस लेती हुई अवंतिका, अब जान में जान आई, मेरी तो हालत पतली हो गई थी गर्मी में इतना सारा काम करके। अच्छा बहू, 2 दिन 2 परिवार को खाना बनाकर खिलाने में तेरी हालत खराब हो गई और इतने दिन से जो तू एसी की ठंडी ठंडी हवा खाकर गर्मी में अपनी देवरानी से काम करवा रही थी उसका क्या? और इस घर में छोटी बहू के मायके वालों को मैंने ही बुलाया था ताकि तुझे पता चले कि गर्मी में जब काम का भार सर पर पड़ता है तो कैसा महसूस होता है। सॉरी देवरानी जी, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। आज से मैं आपके साथ मिल बांट के काम करूंगी। दीपाली अपनी जेठानी को माफ कर देती है। इस दिन के बाद से दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पूरा घर संभालती हैं।